Netanagari is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि चलिए, इस लंबी चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं नेतानगरी के अगले सत्र की तरफ, अगले पड़ाव की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही, जिसमें आपके सवाल होते हैं और हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ओमकार दड़पे का है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी हासिल करने में चूकती है तो क्या इससे योगी आदित्यनाथ का कद घटेगा, या इसके उलट अगर बीजेपी को मेजॉरिटी आती है तो क्या आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए नए नरेंद्र मोदी बनेंगे? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आज तक उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल तक लगातार शासन किया हो, 1952 से अब तक, और उसके बाद पावर रिटेन करके आए हो। गोविंद वल्लभ पंत रहे 52 से 57 तक, और फिर उनको पंडित नेहरू ने केंद्र में तलब कर लिया। संपूर्णानंद रहे, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चंद्रभानु गुप्त को बुला लिया गया। फिर चुनाव के बाद सुचेता कृपलानी को ले आए, सुचेता कृपलानी के बाद फिर चंद्रभानु गुप्त की वापसी होती है, फिर चौधरी चरण से, एक लंबा सिलसिला चल रहा है। लेकिन 5 साल लगातार राज किसने किया? 5 साल लगातार शासन किया मायावती ने 2007 से 2012, और अखिलेश यादव ने 2012 से 2017। ये गोविंद वल्लभ पंत के बाद तब हुआ। उसके बीच में लगातार शफलिंग होती रही, भले ही एक पार्टी की सरकार रही हो। कांग्रेस सरकार होती थी तो कभी श्रीपद तिवारी आ गए, कभी एनडी तिवारी आ गए, कभी वीर बहादुर सिंह आ गए, या पीपी सिंह आ गए। इस तरह से शफलिंग चलती रहती थी। या उसके पहले के दौर में हेमवती नंदन बहुगुणा, एनडी तिवारी और कमलापत त्रिपाठी के बीच इस तरह की शफलिंग होती थी 70 के दशक में। तो अगर योगी आदित्यनाथ हारते हैं तो निस्संदेह उनका कद घटेगा, और जीतते हैं तो उनका कद मजबूत होगा, क्योंकि यूपी जैसे स्टेट में पावर रिटेन करना बहुत आपके सीवी को मजबूत कर सकता है। अंकुर मिश्र का सवाल है, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन लेट किसान लीडर चौधरी अजीत सिंह एंड फ्यूचर ऑफ आरएलडी पार्टी एंड जयंत चौधरी? चौधरी अजीत सिंह के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, मैंने विस्तार से एक पॉलिटिकल किस्सा किया है उनकी पॉलिटिक्स के बारे में। चौधरी अजीत सिंह के साथ वही चुनौती और संभावनाएं थी जो किसी भी ऐसे डायनेस्ट के साथ आती है, पॉलिटिकल डायनेस्ट के साथ, जिनकी बेसिक पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं हुई। उनको एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिला है। चौधरी चरण सिंह को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, उन्होंने ग्रेजुअली बिल्ड किया, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा के नए सिरे से गोलबंदी की। लेकिन चौधरी अजीत सिंह को लाया गया था, वो तो कंप्यूटर इंजीनियर थे, अमेरिका में काम करते थे। लेकिन 80 के दशक के मिड में जब बड़े चौधरी साहब की तबीयत खराब रहने लगी सब कुछ, तो उन्होंने बुलाया, राज्यसभा भेजा, और फिर चौधरी अजीत सिंह ने पार्टी में पकड़ की कोशिश की। लेकिन मुलायम सिंह यादव का धड़ा ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। ये बात की इलेक्टोरल सक्सेस से भी दिखा, और चौधरी अजीत सिंह ने बार बार पाले बदले। जैसे रामविलास पासवान का जिक्र होता है, वैसे चौधरी अजीत सिंह का भी जिक्र होता है कि वो कई किस्म की सरकारों में मंत्री रहे, तो वो बहुत कंसोलिडेट नहीं कर पाए। जबकि चौधरी चरण सिंह का असर हरियाणा से लेकर बिहार तक दिखता था। लेकिन चौधरी अजीत सिंह के जमाने में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी हो गई, जो बड़ी पार्टियों के साथ, बीजेपी के साथ भी गठजोड़ करके लड़ी, सपा के साथ भी, तो वो उस मैन्यूवरिंग में फिक्स होते थे। अब जयंत चौधरी क्या ऐसा कर पाते हैं? जयंत चौधरी क्या आरएलडी को पश्चिमी यूपी से बाहर निकाल पाते हैं, हरियाणा में दावा ठोक पाते हैं, राजस्थान में दावा ठोक पाते हैं, किसान मुद्दों को लेकर या अपना जो जाट बेस है उसको लेकर? इस पर डिपेंड करेगा कितना पसीना बहाते हैं पश्चिमी यूपी में। इस तरह की एक बात भी चल रही है कि क्या जयंत चौधरी जो अभी सपा के साथ हैं, उनके साथ अगर चंद्रशेखर रावण आ जाते हैं तो एक नया सोशल ब्लॉक बन सकता है क्या? तो बहुत कुछ उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस पर डिपेंड करेगा और कैसा वो नैरेटिव लेकर आते हैं। तीसरा सवाल मनीष का है, माय क्वेश्चन टू सौरभ द्विवेदी, योर व्यू ऑन पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ आईएनसी लीडर श्रीनिवास आफ्टर कोविड पैंडेमिक सिनेरियो? श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उन्होंने कोविड के दौर में लोगों की बहुत मदद की, बिना ये देखे कि जो मदद मांग रहे हैं वो हमसे जुड़े हैं कि नहीं, चाहे वो पत्रकार। मैंने खुद उनसे एक पत्रकार मित्र के लिए प्लाज्मा की मांग की, तुरंत वहां पहुंच गए। और देखिए, ये राजनीति में इतना शोर मचता है, एक दूसरे पर इल्जाम लगते हैं। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार थे और वो मेरे शुरुआती दौर के गुरु भी रहे, और जो एक बार गुरु वो हमेशा गुरु। उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने 2 जगहों से मदद मांगी। नेहा जोशी भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ काम करती हैं, उनसे मदद मांगी,
उन्होंने एक कार्यकर्ता को भेजा, और श्रीनिवास से मदद मांगी तो उन्होंने एक कांग्रेस कार्यकर्ता को भेजा। ये एक बहुत बड़ी सीख है, और इसीलिए मैं नेता नगरी में सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज भी कर रहा हूं इनकी हेल्प को, और बता भी रहा हूं कि महाभारत का वो सबक याद रखिए, वयम पंचादि शतकम, कि जब यक्ष कौरवों की स्त्रियों को हर लेते हैं और कौरव पांडवों से मदद मांगने आते हैं, तब ये बात युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई हमारा आपस में जो भी झगड़ा हो, लेकिन बाहरी शत्रु के लिए हम 105 हैं, 5 पांडव और 100 कौरव। जब देश एक आपदा से जूझ रहा है, तब रूलिंग पार्टी और सबका जो अपोजिशन पार्टीज, ये जिम्मा बनता है कि वो साथ आए, और यहां तो भाई साथ आए, और मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो श्रीनिवास ने बहुत मदद की है, सोशल मीडिया पर उनका एक फैन बेस बन गया है इस मदद की वजह से, लेकिन ये एक कैटलिस्ट हो सकता है, इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। श्रीनिवास जिस स्टेट से आते हैं, कर्नाटक से, वहां वो अपनी पॉलिटिकल चौसर में कैसे उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, और कांग्रेस का आला कमान, जिसके बारे में हमने विस्तार से बात की, किस तरह से उनको यूटिलाइज करता है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन यस, इट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर कांग्रेस कि आपको कैसे लीडर चाहिए, कितने एक्टिव लीडर चाहिए। आखिरी सवाल है दक्ष मारू का। देयर आर रिपोर्ट्स दैट स्मृति ईरानी विल रिप्लेस कैलाश विजयवर्गीय इन बंगाल। What is your view on this? Also, what will happen if Vijayvargiya returns back to MP? He has recently tweeted against the decision of Indore administration dictatorial lockdown. Will Shivraj be removed? ये कई सवाल हैं। I think it's a wonderful choice. अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, स्मृति ईरानी महिला हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, और अगर उनकी लीनियज देखें फैमिली के हिसाब से, तो शी इज हाफ बंगाली एंड हाफ पंजाबी, जितनी मेरी जानकारी है। धारा प्रवाह ढंग से वो बांग्ला भाषा में बात कर सकती हैं। और अगर आप पोस्ट पोल एनालिसिस की बात करेंगे, तो जो बीजेपी के खिलाफ एक चीज गई, वो ये थी कि ममता बनर्जी को काउंटर करते करते, ममता बनर्जी को मुद्दा बनाते बनाते, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो विमेन वोटर के बीच अच्छे से नहीं गई। जैसे दिलीप घोष का वो बयान कि बरमुडा ही पहन लें, या इस तरह के कई बयान सामने आए। टू काउंटर दैट, टू काउंटर ममता बनर्जी, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग वुमेन लीडर। और स्मृति ईरानी ने संघर्ष का वो मादा दिखाया, कैसे उन्होंने अमेठी को जीता, अभेद्य दुर्ग था अमेठी, उसको कैसे जीता, राहुल गांधी को उनकी टर्फ पे कैसे हराया। तमाम उनकी आलोचनाएं होती हैं, नेताओं को आलोचना से परे होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यंग है और जो एक लीडर में करिश्मा होना चाहिए, वोट कैचिंग एबिलिटी, उन्होंने प्रूव की है। सो ऑर्गेनाइजेशनली फ्रॉम बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस। दूसरी चीज आपने कैलाश विजयवर्गीय की पूछी। कैलाश विजयवर्गीय पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश की राजनीति में हाशिए के बाहर थे, और केंद्र ने उनको एकोमोडेट किया था, और इसीलिए बंगाल भेजा था। बंगाल में वो बहुत आक्रामक रहे, उस आक्रामकता का नतीजा नहीं निकला, अब वो वापस आ गए हैं। लेकिन हमने जैसा डिस्कस किया बीजेपी के सिलसिले में, मध्य प्रदेश में कई दावेदार हैं, नरोत्तम मिश्र, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय तो सीधे दावेदार हैं। लेकिन फिलहाल उनकी दावेदारी शिवराज सिंह चौहान के लिए तो बड़ी चुनौती नहीं दिखती। खुद कैलाश विजयवर्गीय को नरोत्तम मिश्र से मुलाकात के बाद ये बयान देना पड़ा कि शिवराज मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, इस तरह की बातें। जहां तक इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके टसल की बात है, उनके जो भी पॉलिटिक्स हो, चूंकि वो इंदौर से आते हैं और इंदौर को अपना गढ़ मानते हैं, उनके बेटे इंदौर से विधायक हैं, रमेश मेंदोला उनके करीबी सहयोगी, वो भी विधायक हैं। लेकिन इंदौर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां के डीएम हैं कलेक्टर मनीष सिंह, और जो वहां पर हरिनारायण चारी मिश्र पुलिस में रहे हैं, डीआईजी और अब आईजी हो गए हैं, चाहे वो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाना हो इंदौर को, या एडमिनिस्ट्रेटिव सख्ती दिखाना हो, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि दीज टू ऑफिसर्स हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। जब आप सख्ती दिखाते हो, तब बहुत सारे पॉलिटिकल क्लास प्रभावित होते हैं, क्योंकि तब आपका रसूख नहीं चलता, सिफारिश नहीं चलती है, और ऐसे में आप अधिकारियों से नाराज होने लगते हो। मनीष सिंह का वो विवाद का एक वीडियो भी आया था। लेकिन ऐसे महामारी के दौर में आपको सख्ती से ही काम लेना होता है, और इसलिए इंदौर इस आपदा से निपटा भी है अपने सीमित संसाधनों में। और दूसरा, इन अधिकारियों को शिवराज सिंह चौहान का, मतलब जो भी डीएमएसपी हैं, उनकी तैनाती तो वैसे ही होती है, और ये दोनों ही अधिकारी मुख्यमंत्री के क्लोज भी माने जाते हैं। तो ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का भी खेल होता है। उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देता हूं, हिंट दूंगा, आप समझ जाएंगे, निखिल जी आप भी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का ये बड़ा सही है कि जैसे मुख्यमंत्री को लग रहा है कि ये 3-4 लीडर हैं
जो बहुत चुनौती पैदा कर रहे हैं, तो उनके जिलों में ऐसे अधिकारी भेजे जाएंगे जो बहुत सख्त और ईमानदार होंगे। ठीक, जब वो सख्त और ईमानदार अधिकारी जाएंगे तो वो सही को सही और गलत को गलत करेंगे। वो जो स्थानीय लीडर है जिसका वो गढ़ है, उसकी गलत मांगों को या उसकी पॉलिटिकल पैरवी को नहीं मानेंगे। तो इसके दो फायदे होते हैं। पहला कि आपने सुप्रीम लीडर रहते हुए जो दूसरे लीडर बनने की कोशिश करे उनको उनकी जगह दिखा दी, और फिर जब 6 महीने 8 महीने के बाद वो आते हैं बार बार कि नहीं साहब प्लीज बदल दो ये वो, तब आप बदल भी देते हो और उन पे एहसान भी लाद देते हो कि देख दो, देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें यही पैरवी करनी पड़ेगी और मुझसे ही करनी पड़ेगी। तो शिवराज भी वो मतलब सारे ही मुख्यमंत्री इस चीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, डीएमएसपी की तैनाती और उसके जरिए पॉलिटिकल बैलेंसिंग। और इस केस में तो चूंकि मैंने आपको बताया कि किस तरह के रिजल्ट आए हैं, जब स्वच्छता के मामले में पहली दफा इंदौर नंबर 1 आया था तब मालिनी गौड़ जो विधायक हैं वो मेयर हुआ करती थी और मनीष सिंह तब वहां पर अधिकारी थे। तो किस तरह से उन्होंने उसको किया और इसीलिए वो वापस भेजे गए, शिवराज के आते ही उनको वहां पर तैनात किया गया। तो ये आप लोगों के सवाल थे। अगले एपिसोड में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खूब सारे सवाल पूछेंगे तो जवाबदेही सेक्शन और लंबा होगा। अब बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। निखिल जी, फुर्सत तो खूब है, अब आपके पास सलाह बता दीजिए। ट्विटर पर सेक्रेटरी है तो फुर्सत है। मैं तो फुर्सत में सॉलिटेयर खेलता हूँ सौरभ आजकल। अभी मुझे बड़ा शौक है स्पाइडर वाला खेलने का उसका, तो वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है बेसिकली। मुझको जब कुछ ऐसा सोचना होता है तो मैं वही करता हूँ। तो फुर्सत की सलाह यही है कि जिन लोगों को स्क्रीन टाइम खूब होता है वो कंसिडर कर सकता है। पुराना खेल है बहुत, जिन लोगों ने विंडोज के लैपटॉप चलाए, सिस्टम चलाए, हाँ हमें वो उसकी बड़ी गंदी लत होती है। हाँ, मेरे जो इस कुरई के दिनों के मित्र हैं तो उन लोगों का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है गिरोह के नाम से। तो वहां पे हम लोग दिन में 1-2 बार, जैसे मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत चीजें हो गई वो, तो टू इवन थिंक अबाउट दैट, तो माइंडफुलनेस को मैं थोड़ा किनारे रख देता हूँ और मैं उनके साथ लूडो खेलता हूँ। अब लूडो की कौन सी ऐप यूज करता हूँ ये नहीं बताऊंगा वरना प्रमोशन होगा। तो जब प्रमोशन वाले कहेंगे नहीं नहीं आप हमारे ऐप का नाम लो, तब अगली बार और विस्तार से बताऊंगा उस लूडो के बारे में। चलिए, लेकिन मैं आपको अपने हिस्से की रिकमेंडेशंस बता देता हूं। पहली किताब ये है अंदाज़े बयां उर्फ रवि कथा। ये ममता कालिया की किताब है। रविंद्र कालिया हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार और संपादक रहे हैं और सरस संस्मरण अगर आपको पढ़ने हो तो इनकी किताब है गालिब छुट्टी शराब, वो जरूर पढ़ें आप। ममता कालिया भी उतनी ही समर्थ, सक्षम और नामी उपन्यासकार और कहानीकार हैं और ममता कालिया ने अपने पति को याद किया। रविंद्र कालिया जी का देहांत हो चुका है, तो ये बहुत मार्मिक भी है, बहुत पर्सनल भी है। एक आई एम श्योर उनके लिए कैथारसिस भी रही होगी और इसके जरिए आपको ये भी पता चलता है कि हिंदी के साहित्यकार किन चीजों से होकर गुजरते हैं। तो एक मैं ये किताब रेकमेंड करूंगा, ये वाणी प्रकाशन से है। और दूसरी किताब काफी पुरानी किताब है और अनुवाद है, ये पेंगुइन से पब्लिश है, पेंगुइन कथेतर, पेंगुइन हिंदी से। महानगर बंबई की तलाश, ये इसका शीर्षक है। सुकेतु मेहता का नॉवेल है मैक्सिमम सिटी, उसका ये हिंदी अनुवाद है और इस पर मेरी जानकारी में अनुराग कश्यप वेब सीरीज भी बना रहे हैं और इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए इन केस आपने नहीं पढ़ा। इंग्लिश में मैक्सिमम सिटी, हिंदी में महानगर के शीर्षक से। आप लोगों ने किताब वाला देख लिया होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिए, जिसमें मैंने इस बुक पे ऑथर का इंटरव्यू किया है। लाइफ इन द यूनिफॉर्म, ये अमित लोढ़ा आईपीएस ऑफिसर है, उनकी किताब है, ये पेंगुइन से। चौथी किताब जिसके लिए मैं इस हफ्ते इंटरव्यू करूंगा, ये है द वॉर दैट मेड रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। किस तरह से रॉ बना, और इसमें बिल्कुल शुरुआत में ही एक प्लेन में बम फटने का जिक्र होता है। इसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस और 1955 में इसकी प्रोब की थी आर एन काव ने। इंपीरियल सर्विस से आए थे, आईपीएस के पहले इंपीरियल सर्विस होती थी और उसके बाद आर एन काव कैसे घाना वगैरह में स्टैब्लिश करते हैं इंटेलिजेंस जाके, फिर रॉ को कैसे स्टैब्लिश करते हैं इंदिरा गांधी के सामने प्रपोजल देके। इंटेलिजेंस विंग से, बिल्कुल इंटेलिजेंस ब्यूरो से अलग ये फोर्स तैयार होती है और 1971 के युद्ध में या उसके बाद के दौर में रॉ का कितना कमाल काम रहा है ये सब हमारे सामने है। तो वो बहुत ही लेजेंड्स का हिस्सा है और बहुत ही दिलचस्प ढंग से बताया गया है। 230-40 पन्ने की किताब है, तो आप सिंगल रीडिंग में इस किताब को खत्म कर सकते हैं।
और आखिरी किताब है, ये भी एक पुलिस वाले की ही लिखी हुई है। आमोद कंठ दिल्ली के कमिश्नर रहे हैं, सीबीआई में भी रहे, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच से भी जुड़े रहे हैं। ब्लूम्सबरी से उनकी ये किताब आई है, खाकी इन डस्ट स्टॉर्म, पुलिस डायरीज बुक 1, कम्युनल कलर्स एंड पॉलिटिकल असैसिनेशंस 1980 टू 1991। तो इसमें आगे भी चीजें आएंगी, तो इस किताब को भी आपको मैं रेकमेंड करूंगा। ये इस बार की 5 किताबें हैं। बाकी आपके आदेश के मुताबिक किताब वाला शुरू हो गया है, तो वो भी बदस्तूर जारी रहेगा। और चूंकि किताबें हैं इसलिए कुछ ऐसा देखने का समय नहीं मिल पाया है, तो देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास कोई बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोगों के पास होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।